तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में हमने पिछले क्लास में बात की थी श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र में हम लोग श्वसन तंत्र के विभिन्न अंगों को देख लिया था और श्वसन की प्रक्रिया पर हम बातचीत कर रहे थे। तो आज हम इसी को आगे करेंगे, बढ़ाएंगे इसी बात को। तो श्वसन तंत्र में हमने बात की थी श्वसन की प्रक्रिया, और हमने देखा था कि श्वसन की प्रक्रिया को हम 4 भागों में बांटे थे। पहला था बाह्य श्वसन, जो हम नाक से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन। दूसरा था हमारा गैसों का परिवहन, इस बाह्य श्वसन पर हमने बात कर ली थी। गैसों के परिवहन पर भी हमने बात कर ली थी। फेफड़ों में और जो रक्त वाहिनियाँ होती है या हीमोग्लोबिन होता है, उसके बीच में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय हो रहा था, उसे हमने कहा था गैसों का परिवहन। और तीसरा पार्ट जो था ये था हमारा आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन में हो रहा था क्या, तो जो हीमोग्लोबिन था और कोशिका या ऊतकों के बीच में जो गैसों का विनिमय हो रहा था, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसे हमने कहा था आंतरिक श्वसन। और पिछले क्लास में हमारा ये वाला पार्ट जो है ये छूट गया था, क्योंकि मैंने इसे बताया था कि इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा है और समझना भी है। और ये भाग था कोशिकीय श्वसन। तो बेसिकली आज के क्लास में हम लोग कोशिकीय श्वसन को ही डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ये कोशिकीय श्वसन होता क्या है। जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं, सभी जीवित कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण होता है कोशिका के भीतर में, और इस ऑक्सीकरण के द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है, यही कोशिकाओं के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। यानी कोशिकाओं के भीतर भोजन का ऑक्सीकरण होना तथा ऊर्जा के निर्माण होने की क्रिया को हम लोग कहते हैं कोशिकीय श्वसन। तो होप कोशिकीय श्वसन आपको क्लियर है। अब कोशिकीय श्वसन जो होती है ये एक कैटाबॉलिक क्रिया है। कोशिकीय श्वसन एक कैटाबॉलिक क्रिया है। कैटाबॉलिक क्रिया कहने का मतलब ये हो जाएगा कि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकती है। यानी यह एक कैटाबॉलिक क्रिया है, जो ऑक्सीजन रहे तो भी ठीक है और ऑक्सीजन न रहे तो भी ठीक है। यानी ये ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही परिस्थितियों में ये क्रिया हो सकती है, ठीक है। अब कोशिकीय श्वसन के द्वारा जो ऊर्जा मुक्त होती है, ये ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में संरक्षित रहती है। कोशिकीय श्वसन के द्वारा मुक्त होने वाली ऊर्जा एटीपी अणुओं के रूप में संरक्षित रहती है, जिसका कोशिका के द्वारा अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाता है। कभी कभी इस एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अभी एटीपी पे फिर हम बात करेंगे आगे। अब बात करते हैं ये जो कोशिकीय श्वसन है, यह कोशिकीय श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, एक जैव रासायनिक क्रिया है जो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, ठीक है। ये जो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया है, ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलेगा या एनिमल सेल में मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स दोनों में मिलती है। अर्थात कोशिकीय श्वसन की क्रिया जो है ये पौधे की कोशिका यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल्स दोनों में ये संपन्न होती है, यानी दोनों में ये पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो कोशिकीय श्वसन की क्रिया है ये होती कहाँ पर है, तो कोशिकीय श्वसन की जो क्रिया है, ये कोशिकीय श्वसन की क्रिया ये कोशिका के कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, यानी कि ये कोशिका द्रव्य और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों जगहों में संपन्न होती है, ठीक है। तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया जो है ये 2 जगहों पर संपन्न होती है, एक है कोशिका द्रव्य में और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया इन 2 स्थानों पर, कोशिका के ये भाग है, जब हम लोग कोशिका पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इन भागों को बढ़िया से डिस्कस करूँगा तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया कोशिका के 2 स्थानों पर होती है, एक कोशिका द्रव्य में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक उपनाम है कोशिका का पावर हाउस। कोशिकीय श्वसन में जो ऊर्जा मुक्त होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही अंतिम रूप से मुक्त होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे कोशिकीय श्वसन के प्रोसेस पर कि ये कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया होती कैसे है। तो हमने अभी बात किया कि कोशिकीय श्वसन जो है ये एक कैटाबॉलिक क्रिया है, और कैटाबॉलिक क्रिया होने के कारण ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकती है।
ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब यह क्रिया होती है तो इसे ऑक्सीश्वसन कहा जाता है, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है तो इसे अनॉक्सीश्वसन कहा जाता है। यानी कोशिकीय श्वसन को हम दो भाग में बांट सकते हैं, एक है ऑक्सीश्वसन और दूसरा है अनॉक्सीश्वसन। तो ऑक्सीश्वसन जो है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यानी इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और अनॉक्सीश्वसन जो होता है इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। अब वैसे जीव जो ऑक्सीश्वसन करते हैं उन्हें एरोब्स कहा जाता है, ठीक है। ये एरोब्स क्या है, तो वैसे जीव जो ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया करते हैं उन्हें एरोब्स कहा जाता है, और वैसे जीव जो अनॉक्सीश्वसन करते हैं उन्हें एनएरोब्स कहा जाता है। ये जीवों की दो कैटेगरी हो गई कोशिकीय श्वसन के आधार पर, ऑक्सीश्वसन करने वाले जीव एरोब्स और अनॉक्सीश्वसन करने वाले जीव एनएरोब्स। पहले हम लोग अनॉक्सीश्वसन पर बात करेंगे, अभी इसको साइलेंट रखिए, इसको साइड में रखिए, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम देखेंगे ऑक्सीश्वसन पर। ऑक्सीश्वसन जो प्रक्रिया है इसके दो चरण होते हैं, ठीक है। ऑक्सीश्वसन के दो चरण होते हैं। ये जो पहला चरण है ये पहला चरण हो गया, और ये हो गया आपका द्वितीय चरण। तो सबसे पहले पहले चरण पर बात करते हैं ऑक्सीश्वसन के। तो ऑक्सीश्वसन का जो पहला चरण है आपका, ये ऑक्सीश्वसन का पहला चरण को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। ऑक्सीश्वसन का पहला चरण क्या कहलाता है, तो ऑक्सीश्वसन का पहला चरण कहलाता है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और ऑक्सीश्वसन का जो दूसरा चरण है, इस दूसरे चरण का नाम है क्रेब्स चक्र। तो पहले हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस पर और फिर बात करेंगे क्रेब्स चक्र पर, ठीक है। तो ऑक्सीश्वसन का प्रथम चरण जो है ये ग्लाइकोलिसिस, ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि कोशिकीय श्वसन की क्रिया कोशिका के दो भागों में संपन्न होती है, पहला कोशिका द्रव्य और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो ऑक्सीश्वसन का पहला चरण है ग्लाइकोलिसिस, ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, ठीक है। तो ये कहाँ संपन्न होता है, कोशिका द्रव्य में। अब ये जो है प्रथम चरण ग्लाइकोलिसिस, इसके कई भाग होते हैं, इसके कई स्टेप्स है, कई चरण है। इन चरणों का पता जो है ये तीन वैज्ञानिकों ने लगाया था। एक का नाम था एम्डेन, एक का नाम था मेयरहोफ और एक का नाम था पार्सन। इसीलिए इन तीन विद्वानों के नाम पर इन चरणों को EMP पाथवे कहा जाता है। यानी ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के जो चरण हैं उनको कहा जाता है EMP पाथवे, क्योंकि इसका पता एम्डेन, मेयरहोफ और पार्सन ने लगाया था, इसीलिए इसे EMP पाथवे के नाम से जाना जाता है। अब ग्लाइकोलिसिस चरण में क्या होता है, तो ग्लाइकोलिसिस चरण में चूँकि जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस चरण जो है इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, और जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो है आपका पायरुविक अम्ल। ये आपको याद रखना है। ग्लाइकोलिसिस जो प्रथम चरण है इसमें जो तत्व बनता है, जो रसायन बनता है, उसका नाम है पायरुविक अम्ल, ठीक है। तो ये हो गया ग्लाइकोलिसिस चरण। तो ग्लाइकोलिसिस चरण जो है ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, जिनको EMP पाथवे कहा जाता है। और इस चरण में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। ये पायरुविक अम्ल अभी याद रखिए, दूसरे चरण में इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी फिर से। द्वितीय जो चरण है, ऑक्सीश्वसन का जो द्वितीय चरण है, इसका नाम है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि द्वितीय चरण का पता जो है ये हैंस एडोल्फ क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक ने लगाया था, इसलिए उनके नाम पर ही इस द्वितीय चरण को क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है, ठीक है। इसके और नाम है, अभी हम बात करेंगे। तो क्रेब्स चक्र जो है ये कहाँ पर संपन्न होता है, तो क्रेब्स चक्र जो है ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। जैसे हमने अभी बात की थी, ग्लाइकोलिसिस जो है ये कोशिका द्रव्य में होता है, संपन्न होता है कोशिका के कोशिका द्रव्य में, जबकि क्रेब्स चक्र जो है ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ठीक है। तो इसका जगह है ये होने वाली, जहाँ ये संपन्न होती है इसकी जगह का नाम है कोशिका द्रव्य, और ये जिस स्थान पर संपन्न होती है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक जीव जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होता है तो ऐसे जीवों में जो होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अतः वैसे जीव जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें, है ना, ये द्वितीय चरण की क्रिया कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी कि ये क्रेब्स चक्र जो है ये जीवों के
कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। लेकिन ऐसे जीव जो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है, उनमें यह कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है। ठीक है, अब इस चरण में क्या होता है, तो इस चरण में होता है कि पहले चरण में जो पायरुविक अम्ल बना है, ये पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होगा और पायरुविक अम्ल से CO2, H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा कुछ अन्य पदार्थ बनते हैं, जैसे एडिनोसिन है ना, वगैरह वगैरह। तो ये कुछ पदार्थ बनते हैं और साथ ही साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और ये जो ऊर्जा मुक्त होती है, ये ATP अणुओं में जाकर के संचित हो जाती है। जो अभी हमने बात किया था, ऊर्जा जो मुक्त होती है ATP अणुओं के रूप में संचित होती है, तो यहाँ भी जो ऊर्जा मुक्त होगी ये ATP अणु के रूप में संचित हो जाएगी, जिसका कि कोशिकाएं बाद में अपना उपयोग करती हैं। ये जो ATP है, इसका एक उपनाम है, इसे ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। ATP का उपनाम है ऊर्जा की मुद्रा, ये आपको याद रखना है। क्रेब्स चक्र को एक बार फिर से देखते हैं। क्रेब्स चक्र जो है ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, लेकिन वैसे जीव जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होगा, अर्थात प्रोकैरियोटिक जीवों में यह कोशिका द्रव में क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, अब पहले चरण में जो पायरुविक अम्ल बनता है, इस पायरुविक अम्ल से इस चरण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा कुछ अन्य पदार्थों के साथ साथ भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जो कोशिका में ATP अणुओं के रूप में संचित हो जाती है, जिसका कोशिकाएं बाद में अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करती हैं। और इसी ATP अणु को जो है ये ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। तो ये हो गए ऑक्सीश्वसन के 2 चरण। अब ये जो क्रेब्स चक्र है, इसके कुछ नाम हैं। क्रेब्स चक्र को मैंने अभी आपको बताया कि क्रेब्स चक्र को चूँकि हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने इसको खोजा था, इसलिए इनके नाम पर इसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है। ठीक है, और ये जो क्रेब्स चक्र होता है, इस क्रेब्स चक्र का प्रथम क्रियाफल साइट्रिक एसिड होता है ना। साइट्रिक एसिड बनता है इसमें सबसे पहले, इसीलिए इसको साइट्रिक अम्ल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इस क्रिया में या इस चरण में बोलिए, इस चरण में साइट्रिक अम्ल के 3 मूलक बनते हैं, जिसके कारण इसको ट्राइकार्बोक्सिल चक्र यानी कि TCA के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी इस चक्र के 3 नाम हो गए। पहला क्रेब्स चक्र, चूंकि इसको खोजा था हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने, इसलिए इसको क्रेब्स चक्र बोलते हैं। दूसरा, चूंकि इसका प्रथम क्रियाफल साइट्रिक अम्ल है, इसीलिए इसे साइट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। और इसमें साइट्रिक अम्ल के 3 मूलक बनते हैं, इसीलिए इसे ट्राइकार्बोक्सिल चक्र यानी कि TCA के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा पहला वाला चरण, ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन के 2 चरण हमने देखा, प्रथम चरण यानी ग्लाइकोलिसिस और द्वितीय चरण यानी कि क्रेब्स चक्र। अब हम बात करेंगे अनॉक्सीश्वसन पर। ठीक है, तो अनॉक्सीश्वसन जो है, ये अनॉक्सीश्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। और वैसे जीव जो अनॉक्सीश्वसन करते हैं उन्हें एनएरोब्स कहा जाता है। जो अनॉक्सीश्वसन करते हैं वैसे जीव कहलाते हैं एनएरोब्स। ठीक है, एनएरोब्स। एनएरोब्स में कौन कौन से जीव आएंगे, तो एनएरोब्स में बेसिकली जो आते हैं ये निम्न श्रेणी के पौधे तथा जीव आते हैं। ठीक है, तो निम्न श्रेणी के पौधे आते हैं, साथ ही साथ इसमें यीस्ट आएंगे, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होंगे, जीवाणु होंगे वो आएंगे, परजीवी आएंगे जैसे गोल कृमि, फीता कृमि वगैरह इसमें आते हैं। ये हो गए सामान्य परिस्थिति में। सामान्य परिस्थिति में निम्न श्रेणी के पौधे, यीस्ट, जीवाणु और परजीवी जो हैं ये अनॉक्सीश्वसन करते हैं। परंतु अगर हम कुछ विशेष परिस्थितियों की बात करते हैं, तो विशेष परिस्थितियों में उच्च श्रेणी के जीवों में भी अनॉक्सीश्वसन पाया जाता है। जैसे अगर हम पादपों की बात करते हैं, तो पादपों के कुछ उत्तक होते हैं, बीज होते हैं, रसदार फल होते हैं, इनमें अनॉक्सीश्वसन पाया जाता है। क्योंकि फलों के भीतर ऑक्सीजन का पहुंचना संभव नहीं है, तो यहाँ पर अनॉक्सीश्वसन होता है। अंकुरित होते हुए बीज होते हैं जो ज़मीन में दबे हुए होते हैं, तो यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी अनॉक्सीश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, जब मानव की मांसपेशियाँ थक जाती है तो वहाँ पर भी जो श्वसन होता है वो अनॉक्सीश्वसन होता है। यानी मनुष्यों में, जो कि एक उच्च स्तर का जीव है, वहाँ पर भी मांसपेशियों में विशेष परिस्थिति में जब मांसपेशियाँ थक जाती है तो अनॉक्सीश्वसन पाया जाता है। इसके बाद में आप देखते हैं अनॉक्सीश्वसन के चरण। तो अनॉक्सीश्वसन के भी 2 चरण हैं, एक पहला चरण और दूसरा है द्वितीय चरण। अनॉक्सीश्वसन का पहला चरण जो होता है ये ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक जिस तरह से ऑक्सीश्वसन का पहला चरण है, उसी तरह से अनॉक्सीश्वसन का भी पहला चरण है। सेम टू सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है।
इस पहले चरण को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। इसमें भी ईएमपी पाथवे होगा और साथ ही साथ में इसमें पायरुविक अम्ल का निर्माण होगा। द्वितीय चरण जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है यहाँ पर, क्योंकि द्वितीय चरण में यहाँ पर ऑक्सीजन का अभाव होता है और ऑक्सीजन के अभाव के कारण ये जो पहले चरण में बना हुआ पायरुविक अम्ल है, इस पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है तो यहाँ पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो है ये CO2 H2O और ऊर्जा बन रही थी, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ चूँकि O2 का अभाव होता है और पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है तो यह जो है ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यानी इस चरण में पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होने के कारण पायरुविक अम्ल जो है ये लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा और साथ ही साथ में बहुत मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी जो ATP अणुओं के रूप में संचित होगी। तो इस तरह से जो है ये कोशिकीय श्वसन के दोनों चरण हो गए। कोशिकीय श्वसन को आज हमने देखा अच्छे से। इसमें प्रथम चरण पे हमने बात की ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के 2 चरण हमने देखा, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र, और अनॉक्सी श्वसन के भी हमने 2 चक्र देखे, जिसमें पहला ग्लाइकोलिसिस था और दूसरा जो था ये द्वितीय चरण जिसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण हुआ। तो इसी के साथ आज के इस क्लास का एंड करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ हमारे साथ में आप अगर संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी कमेंट का जवाब दूं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।